नाउ रिवीजन सप्लाई एनालिसिस का हम शुरू कर रहे हैं। जब भी रिवीजन चालू करो तुमको पता होना चाहिए कितने मार्क का चैप्टर है। एग्जाम के लिए 7 मार्क कंपलसरी विद ऑप्शन 10 मार्क्स है। तुम्हारे नोट्स के पेज 65 है। सो एक एक क्वेश्चन हम कवर अप करते चलेंगे क्विकली। सो पहला क्वेश्चन है टोटल आउटपुट। मैंने बताया था कि प्रोडक्शन कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड आउटपुट। इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट मीन्स या प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, तो फॉर्म यूटिलिटी में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। जो तुम इनपुट यूज करते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हो, जो उसकी मदद से जो आता है वो आउटपुट आता है। सो टोटल आउटपुट क्या है? सॉरी, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से जो तुम आउटपुट लाते हो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम टोटल आउटपुट बोलेंगे। सो इनपुट क्या है? फैक्टर इनपुट। आउटपुट क्या है? फिनिश्ड गुड्स। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जितना आउटपुट लाते हो वी कॉल दैट एज टोटल आउटपुट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 2014 को पूछा था। स्टॉक एंड सप्लाई देखो कितनी बार पूछा है, कम से कम 15-20 बार एटलीस्ट। वो समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा व्हाट इज सप्लाई। उसको मैंने पार्ट्स में बताया था, 5 पार्ट्स में। क्या था सप्लाई? मतलब वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कि एक फर्म तैयार है बेचने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर कीमतों में और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सो सप्लाई और सेल में फर्क ये है कि सेल में गुड्स ट्रांसफर होता है फॉर अ प्राइस, और सप्लाई में एक फर्म अलग अलग कीमतों में या अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है। तुम नोट करोगे जैसा प्राइस बढ़ रहा है वैसे सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है सेलर, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा। सो अलग अलग क्वांटिटी जो ऑफर फॉर सेल है एट अ गिवन इन अ गिवन मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। करेक्ट। अब रहा सवाल स्टॉक और सप्लाई, तो बड़ा कंसेप्ट स्टॉक है, छोटा कंसेप्ट सप्लाई है। ठीक है ना। स्टॉक का अब सीधा हिसाब है, तुम्हारे पास बेचने के लिए 10 मोबाइल फोन्स है, उसमें से सप्लाई 10 या कम होगा ना, 11 तो सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो स्टॉक बड़ा कंसेप्ट है। स्टॉक अब बुक में 250 पेज है तो तुम पढ़ोगे कितना? 250 पेज या कम, है ना। तो स्टॉक ज्यादा है, सप्लाई छोटा कंसेप्ट है। अब रहा सवाल डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई का, तो ये तुम्हारे पॉइंट्स है। सो मीनिंग क्या है? जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो तुम्हारे पास अवेलेबल है फॉर सेल। सप्लाई जो मैंने पिछले इसमें बताया था, दैट इट रिफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच अ फर्म इज रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो अपने 5 पॉइंट्स हैं सप्लाई के वो लागू होगा। पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉक पॉसिबिलिटी है भविष्य का सप्लाई का, इसलिए पोटेंशियल है। सप्लाई तुम आज अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी करने के लिए तैयार हो, तो सप्लाई एक्चुअल है और सप्लाई पोटेंशियल है। कंसेप्ट स्टैटिक कंसेप्ट, जितना स्टॉक है उतना ही, बट सप्लाई बदलते रहेगा, इसलिए फ्लो कंसेप्ट है। जैसे अलग अलग कीमतों में अलग अलग सप्लाई करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज का स्टॉक तुम बहुत कम रखोगे या जीरो रखोगे। सप्लाई जो भी कीमत मिला उसमें सप्लाई करोगे, ज्यादा कीमत में ज्यादा सप्लाई पॉसिबल नहीं है पेरिशेबल के लिए, क्योंकि वस्तु खराब हो रहा है। ड्यूरेबल में तुम सप्लाई से ज्यादा स्टॉक रखोगे, और सप्लाई तुम क्या करोगे? ज्यादा कीमत मिलेगा तो ज्यादा सप्लाई करोगे। एक्सीडिंग में स्टॉक बड़ा कंसेप्ट है और सप्लाई स्टॉक से बड़ा नहीं हो सकता। और तुमको ग्राफ या जो ड्राइंग बताया था वो ड्रॉ करना है। तो कौन सा ड्राइंग? ये वाला ड्राइंग, ये तुमको सेंटर में डिस्टिंग्विश के ड्रॉ करना है, जैसे कि इधर बीच में दिया हुआ ये तुमको ड्राइंग करना है। करेक्ट। अभी हम ये देख लिए, इसका स्टोरी मैंने बताया था। ये कोई स्टूडेंट ने रिकमेंड किया था। मीनिंग और ग्राफ स्टैंडर्ड है। वो बोलता है मेरे पास पीसी है, ये पीसी मतलब पोटेंशियल कंसेप्ट, और उसमें पेन ड्राइव है जिसमें उसके एक्स का फोटो डिलीट कर दिया। ठीक है, पीसी पीडी।
तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर और उसमें पेन ड्राइव डाल के एक्स का फोटो डिलीट कर दिया, ऐसे तुम स्टोरी के तौर पर यूज कर सकते हो। तुम्हारे क्लास के नोट्स के बाजू में स्टोरी लिखा होगा तो तुमको लर्निंग आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो तुम्हारे सामने है। सो अभी हम डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाता है, बट सेलिंग प्राइस तुमने बढ़ाया लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो तुम सप्लाई कम कर दोगे। सो ज्यादा टैक्स तो सप्लाई कम होता है। गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर, गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर प्रॉफिट है तो ज्यादा प्राइस में ज्यादा सप्लाई, लेकिन गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर सर्विस है तो हो सकता है कम प्राइस हो, वहां पे भी तुम ज्यादा सप्लाई करोगे क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सेवा देना है। नेचुरल फैक्टर्स, जैसे नासिक में अंगूर नैसर्गिक फैक्टर सपोर्ट करता है, लासलगांव में प्याज, तो यहाँ पे बिकॉज अंगूर का सप्लाई ज्यादा है तो वाइन प्रोडक्शन है। सो जहाँ पे नेचुरल फैक्टर सपोर्ट करता है वहां पे उस वस्तु का सप्लाई बढ़ता है। करेक्ट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, डैम्स, ब्रिजेस, तो सप्लाई बढ़ता है क्योंकि तुम टाइमली सप्लाई कर सकते हो, ज्यादा सप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और उसमें वस्तु खराब भी नहीं होते, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो। नेक्स्ट छठवां पॉइंट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो तुम यूज करते हो, आजकल के नवे नवे मशीन्स, मॉडर्नाइज मशीन्स आ गए, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गए हैं, तो ज्यादा मशीन्स या ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी तो सप्लाई ज्यादा। जैसे बैंक में लाइन कम हो जाता है क्योंकि लोग एटीएम में जाते हैं, प्लस तुम्हारा मोबाइल ऐप आ गया है, इंटरनेट बैंकिंग आ गया है, फोन बैंकिंग पहले था। सो ये सब मिलाकर बैंक में गर्दी थोड़ी कम तो हुई है, बिकॉज लोग अभी सादा आरटीजीएस, एनईएफटी, किसी को पेमेंट करने के लिए गूगल पे सब यूज करते हैं, तो हर बार चेक देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी को सप्लाई बढ़ता है। एलिमेंट ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म में मशीन्स नवे एक झटके में आउटपुट नहीं बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में तुम नए मशीन्स, एक्स्ट्रा मशीन जोड़ सकते हो जिससे आउटपुट बढ़ेगा। सो शॉर्ट टर्म में सप्लाई इनइलास्टिक होता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है, लॉन्ग टर्म में सप्लाई जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रॉफिट कम होता है तो सप्लाई कम होगा। करेक्ट। फिर प्राइस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य में दाम बढ़ने वाला है तो आज सप्लाई तुम कम कर दोगे और वही प्रोडक्ट भविष्य में बेचोगे ज्यादा दाम में। भविष्य में दाम कम होने वाला है तो तुम आज अपना सप्लाई बढ़ा दोगे ताकि जो भी स्टॉक बचा हुआ है उसको निकाल लिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ नहीं हो गया वो तो है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहा तो सप्लाई कम होता है क्योंकि प्रॉफिट कम होता है। नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बोलने में आगे बढ़ूंगा। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, तुम्हारे पास एक जमीन है गेहूं और चावल का, गेहूं का रेट कम हो गया, चावल का बढ़ गया, तो तुम चावल उगाओगे बिकॉज उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। सो दूसरे गुड्स तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है तुम वो यूज करोगे। नेचर ऑफ मार्केट्स, जहाँ कंपटीशन है वहां सप्लाई तुम ज्यादा रखोगे क्योंकि शॉर्टेज हो गया तो लोग तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे कॉम्पिटिटर्स के पास, तो देयरफॉर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो सप्लाई अच्छा खासा रहेगा। और जो मोनोपोली है, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो सप्लाई तुम कम करोगे ताकि प्राइस शॉर्टेज की वजह से बढ़े। एक्सपोर्ट, वैक्सीन का एग्जांपल लिया था, जब एक्सपोर्ट अपने देश से ज्यादा हो गया तो देश में ही शॉर्टेज हो गया, वही एक्सपोर्ट नहीं करके डोमेस्टिक सप्लाई पॉसिबल था। इंपोर्ट, देश में प्याज तेल कम पड़ रहा है, हमने इंपोर्ट किया तो सप्लाई बढ़ता है देश में क्योंकि बाहर से अपने देश में आ रहा है। तो ये तुम्हारा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई था। इसका सॉरी अगेन मैकडॉनल्ड्स का बनाया था। सॉरी, तुम मैकडॉनल्ड जाते हो, पूछते हो कितने का प्राइस है, वो बोलता है कि 100 प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है, तुम उसको 3 बर्गर का गोल देते हो, वो एक्सेप्ट करता है, वो गोल एक्सेप्ट करने के बाद नेचर में जाता है प्याज, टमाटर, ठीक है, आलू लेने, बटाटे लेने, फिर वापस इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाता है बर्गर, उसको 7 मिनट का टाइम लगता है, 880 रुपये लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा सोचो। फिर वो तुम खा लेते हो बर्गर, वो बोलता है दाम बढ़ने वाला है भविष्य में, तो तुम पार्सल लेके जाते हो, तुम बोलते हो पिज्जा है, वो बोलता है नहीं है। अदर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी दैट इज पिज्जा, तो बोलते होता है नहीं है, पर टेरेस में एक मार्केट है वहां जाकर चेक करो, तुम टेरेस में जाते हो तो वहां पे पिज्जा का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू रहता है। करेक्ट। नेक्स्ट डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व।
बहुत सिंपल है, तुमको ग्राफ से पता होगा। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिवर्स का रिलेशनशिप इनवर्स है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। ये जो घसरगुंडी है, स्लोप इज नेगेटिव, ये स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। और इसको लर्निंग का कोई जरूरत खास नहीं, क्यों, पहले रिलेशनशिप, फिर कर्व, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, फिर ये कर्व और फिर इक्विलिब्रियम, सो लेफ्ट राइट और राइट, ऐसे तुमको लर्न करना है ये, ठीक है। फिर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वेरिएशन इन सप्लाई, जिसको बोलते हैं प्राइस के मदद से क्वांटिटी यदि बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ा, उसको एक्सपांशन या एक्सटेंशन बोलते हैं। प्राइस घटा तो जिसका सप्लाई कम हुआ उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तुम्हारे सामने एक्सपांशन का ग्राफ आ रहा है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, ओरिजिनल प्राइस ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी ओक्यू, ओपी से प्राइस बढ़ के ओपी वन हो गया, क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू वन हो गया, मींस तुम्हारा सप्लाई बढ़ा है। ये ग्राफ, ये जो एरोस दिखा रहा है कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ा, इसको एक्सपांशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर केस का ऑपोजिट, सिमिलर ग्राफ बट ऑपोजिट इफेक्ट, ओपी ओरिजिनल प्राइस था, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी था, प्राइस घटा ओपी से ओपी वन तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हुआ तो सप्लाई ओक्यू से ओक्यू वन कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी कम हुआ, टेक्निकली कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। चेंज इन सप्लाई किसको बोलते हैं, प्राइस छोड़कर दूसरे फैक्टर्स जब तुम्हारे सप्लाई को असर करते हैं, जैसे अभी बारिश आ गया, छतरी का सेल बढ़ जाएगा, प्राइस वही है बट बारिश असर कर रहा है तुम्हारे सप्लाई को, ठीक है। बारिश खत्म हो गया तो छतरी का सेल कम हो जाएगा, मतलब प्राइस छोड़कर नैसर्गिक फैक्टर असर कर रहे हैं तुम्हारे सप्लाई को, करेक्ट। सो तुम्हारा ये डिक्रीज इन सप्लाई है। इसको ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए, ओपी प्राइस है, ओक्यू क्वांटिटी है, प्राइस ये ओरिजिनल सप्लाई कर रहा है, लेकिन प्राइस वही है, बारिश का सीन आ गया, छतरी का दाम 100 का 100 ही है, पर सप्लाई बढ़ गया, क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर्स ने फेवरेबली चेंज किया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है। देन डिक्रीज इन सप्लाई, कि बारिश का सीजन खत्म हो गया, पहले तुम 50 छतरी बेचते थे, लेकिन अभी बारिश का सीजन खत्म हो गया, प्राइस वही है 100, लेकिन छतरी 20 का सेल हो रहा है, सो इसको हम डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं, कि प्राइस छोड़कर दूसरे फैक्टर्स ने असर किया। अब इसको चारों को लर्न करने के लिए आसान तरीका है, पहले क्या बोलोगे तुम, expansion of supply is the rise in supply caused by a rise in price, contraction of supply is a fall in supply caused by a fall in price, increase in supply is the rise in supply caused by factors other than the price, decrease in supply is a fall in supply caused by factors other than the price, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे, यहाँ पे only the price rises, other factors are constant, only the price falls, other factors are constant, other factors change favorably, price is constant, यहाँ पे price is constant, other factors change unfavorably, इक्विलिब्रियम पॉइंट लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है न्यू कर्व, ये राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है अलोंग अ न्यू कर्व, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट था जो मैं बता दूं क्वेश्चन में, इंक्रीज इन डिमांड कर्व के बाद है ये, इंक्रीज इन इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। जब एप्पल सप्लाई करेगा दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई, और तुम्हारा एप्पल, सैमसंग, ठीक है, और वन प्लस सप्लाई करेंगे, तीनों का टोटल करेंगे तो मार्केट सप्लाई। सो एक फर्म का, एक कंपनी का सप्लाई को इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे, जितने कंपनीज है सारों का सप्लाई जोड़ दो तो इट कम्स अ मार्केट सप्लाई। ये एग्जांपल शेड्यूल और उसका ग्राफ तुमने ड्रॉ कर दिया तो तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट। सो तुम्हारा ये होने के बाद में लॉ ऑफ सप्लाई हम देखेंगे। सो ये लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्टली फुल क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने तुमको बताया था याद रखने के लिए, लड़के लड़के शादी के लिए जाते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, शादी का डिसाइड होता है हिंदू लॉ के मुताबिक होगा। ऐसे जो सोचो कि शेड्यूल, तीसरा पॉइंट है तो तुम बोलते हैं ना संगीत, मेहंदी, पार्टी का सोच सकते हो। लड़की कर्व में बीच में बुलेट चाहती है, एजम्पशन करती है कि स्विट्जरलैंड लेके जाएगा दूल्हा, लेकिन वो एक्सेप्शनल रहता है, वो लेके जाता है बांग्लादेश या श्रीलंका,
ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे? लॉ ऑफ सप्लाई किसने दिया है? लॉ ऑफ डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। कौन सी बुक? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश हुई? 1890। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ लॉ, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी घटेगा, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अब इसको शेड्यूल से एक्सप्लेन किया है। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप between quantity supplied. So when the price is 1, quantity supplied is 10. When the price is 5, quantity supplied is 50. Because the seller is firm is getting more profit, he will supply more at more price. इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। सप्लाई कर्व का तुम कैसे बोलोगे? इट इज अ ग्राफिकल, इसका ग्राफिकल रूप यह है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, SS is a supply curve. Yeah, on the x-axis, quantity supplied is given. O is a point of origin. On the y-axis, price is given. SS is a supply curve going upwards from the left to the right. The relationship between price and quantity supplied is direct. The slope is positive. ऐसे 6 से 7 पॉइंट में तुम्हारा बनेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई पूछा, 4 मार्क का तो खत्म होता है, और एजम्पशन पूछा तो अलग से। मैंने थोड़ी देर पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में मैकडॉनल्ड्स का स्टोरी लिया था। लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ 2 चीज से बनता है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। सो बाकी फैक्टर्स असर नहीं करते, सप्लाई को ऐसा एज्यूम किया गया है। तो यही स्टोरी तुम यूज करो। प्राइस को हटा दो क्योंकि प्राइस सबसे हीरो है लॉ ऑफ सप्लाई का। बाकी 2 से लेकर 12 पॉइंट यहाँ पे एक 12 माइनस प्राइस 11 होता है। तो सेम स्टोरी, नो चेंज कर देना कि बाकी फैक्टर्स चेंज नहीं होते, सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता है जो कि प्राइस, जो कि लॉ ऑफ सप्लाई में आएगा। सो एजम्पशन है। फिर इसका एक्सेप्शन में, यदि एक सेलर को कैश की जरूरत है तो वो दाम कम करके ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, तो लॉ ऑफ सप्लाई टूट जाता है। एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई टूट रहा है। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट कम होता है, तो वही प्राइस में कॉस्ट कम हुआ है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा तो लॉ ऑफ सप्लाई टूटेगा, क्योंकि ज्यादा सप्लाई के लिए प्राइस बढ़ना चाहिए। तीसरा, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, भविष्य में दाम बढ़ने वाला है तो वो आज उसी दाम में जो सप्लाई करता है नहीं करेगा, कम करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिख रहा है भविष्य में। और ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में तुमको ओपी में ओडब्ल्यू, मैंने बताया था 8 घंटे में 500 रुपए दे रहे तुमको। ठीक है, 8 घंटे में तो तुम काम करोगे, लेकिन 12 घंटे में 1000 ऑफर किया तो तुम करोगे, तो पॉजिटिव, ज्यादा ज्यादा लेबर आवर्स, ज्यादा पगार, तो ज्यादा तुम काम करोगे, तो तुम स्टार्टिंग में सैक्रिफाइस करोगे अपना लीजर टाइम बाय वर्क। लेकिन कुछ समय बीत जाएगा, तुमको जब वापस से ऑफर बोला जाता है कि ज्यादा काम करो, हम ज्यादा पगार देंगे, तुम अपना काम कम कर देते हो। ओडब्ल्यू से जो OW1 बढ़ा दिया था काम 8 घंटे से 12 घंटे, अभी 12 से 10 में आ जाओगे, बिकॉज यू वांट टू लिव योर लाइफ। सो भविष्य में जब तुम्हारा पगार बढ़ता है तो तुम वर्क को रिप्लेस करते बाय विजन लीजर। तुम देखो कर्व उल्टा हो रहा है कि ज्यादा ऑफर किया जा रहा है पर तुम काम कम कर रहे हो, मतलब कि सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई टूट रहा है, पर स्टार्टिंग में लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड है कि ज्यादा पगार में तुम ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड है, लेकिन जब सेकंड फेज में जब ज्यादा और पगार दिया जा रहा है तो काम कम कर रहे हो, तो लॉ ऑफ सप्लाई टूटता है, इसलिए इनवैलिड है। ठीक है। सेविंग्स, तुम अपना सेविंग्स करते हो, धीरे धीरे पगार बढ़ता है, सेविंग बढ़ाते हो, पगार बढ़ता है, सेविंग बढ़ाते हो, बट एक समय बाद तुम अपना पैसा उड़ा देते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन, क्योंकि तुम्हारा जैसे और पगार बढ़ता है तो सेविंग बढ़ना चाहिए, लेकिन तुम आईफोन या ऐसे कुछ लग्जरी आइटम ले लेते हो। फिर रेयर गुड्स, मैंने एग्जांपल दिया था बुलेट का, कि तुम्हारे पास 1970 की बुलेट है, 20,000 की खरीदी थी, आज 2 लाख में बेचा, अच्छा मार्जिन मिला तुमको, तुम चाहकर भी ज्यादा सप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि रेयर गुड्स, एंटीक पीसेस, पुराने, तुम्हारे पास एक हाथ दो ही वस्तु है। इसको याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने बताया था कि काश तुम्हारे पास एक स्केल होता टाइमलाइन का, जिसमें तुम फ्यूचर जा सकते थे। जब फ्यूचर में गए होते तो तुमने बैकवर्ड देखा होता, तो पता चला होता कि और सेविंग्स किया होता कि दुनिया की रेयर दुनिया घूम सको। मैंने नॉर्दर्न लाइट्स का एग्जांपल लिया था। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कॉस्ट आएगा, मैंने बताया था टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? जो बदलता नहीं है, सेम रहता है, जैसे कि रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, ये बदलता नहीं है, सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट जो बदलता है, जैसे गाड़ी ज्यादा चलाओगे, पेट्रोल ज्यादा चल लगेगा, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। या रॉ मटेरियल, एक पंखा 3 ब्लेड, 2 पंखा 6 ब्लेड, मैंने तुमको बताया था। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के टोटल को टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तुम्हारे सामने ग्राफ आया था, मैंने बताया था कि फिक्स कॉस्ट जो है
क्वांटिटी कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट सेम है, हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। और तुम्हारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे आउटपुट बढ़ेगा वो कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव स्लोप है, टीवीसी दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट दोनों का मिलकर है, इसलिए जहां से फिक्स कॉस्ट शुरू होता है वहां वहां से शुरू होगा कर्व इसका, ये बढ़ रहा है, दोनों का टोटल टोटल कॉस्ट है। तो तुम देखोगे स्टार्ट इधर से हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, और वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के दिशा में पैरेलल जैसे हो रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टीवीसी और टीसी दोनों के कर्व पॉजिटिव है कि आउटपुट बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ रहा है। इसका एक रूप बताया था एएफसी, जब तुम डिवाइड करोगे टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द आउटपुट, मतलब एक के 1000 ग्राम का लोग बढ़ते जाएंगे तो पर हेड के का कंट्रीब्यूशन कम मिलते जाएगा, तो इसलिए लगातार पर हेड कम होते जा रहा है जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी घट रहा है, ये नेगेटिव स्लोप है। मतलब आउटपुट के बढ़ने से पर यूनिट एवरेज, मतलब पर यूनिट जहां पे भी वर्ड एवरेज होगा वो पर यूनिट होगा एएफसी। उसी प्रकार से एबीसी तुम देखो 60 50 50 घट रहा है, बाद में बढ़ रहा है। तो एबीसी इनिशियल लेवल पे घटता है, मतलब नेगेटिव स्लोप, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर पॉजिटिव स्लोप। इसको यू शेप या डी शेप भी कर बोलोगे। और एसी या दोनों को प्लस कर दो या तो टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट करो तो भी तुम्हारा आ जाएगा। उसका भी बिहेवियर सेम है, क्योंकि इनिशियली एएफसी और एबीसी दोनों घट रहा है तो एसी भी घटेगा, और फिर जैसे घटते समय एएफसी ज्यादा स्ट्रांगली असर करता है लेकिन बढ़ते समय एबीसी असर करता है, देयरफॉर वो भी इनिशियल लेवल पे घटेगा और फिर बढ़ना शुरू करेगा। फिर मैंने मार्जिनल कॉस्ट बताया था कि जब तुम एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, वो भी घटता है और फिर बढ़ता है। सो इनिशियल लेवल पे घटेगा फिर बढ़ते जाएगा और एबीसी और एसी के लोएस्ट पॉइंट में कट करके ऊपर जाएगा, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इसका मैंने एग्जांपल लिया था तुम्हारे सामने कि 550 रुपए की 11वीं टेक्स्ट बुक, ठीक है, तुमने बेची और 10 टेक्स्ट बुक बेचा 500, तो 10 और 11वीं में कितना फर्क है, 50। इन शॉर्ट 11 टेक्स्ट बुक बेचा तो 50 रुपया तुमको मिला, वो फर्क है। तुमने 12 टेक्स्ट बुक बेचा होता और टोटल 610 हुआ रहता, मतलब 12वीं टेक्स्ट बुक तुमने बेचा 60 रुपए में। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल था इसमें, ठीक है। और लास्ट का जो है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू मैंने 3 बताया था। टोटल रेवेन्यू, उसका एग्जांपल भी लिया था, सिंपल से एग्जांपल लो कि 100 पेन बेचते हो 5 रुपए में तो 500 रुपए मिलता है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। जो भी टोटल धंधा करते हो दिन में या हफ्ते में या महीने में, उसको हम टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। और एवरेज रेवेन्यू, एक पेन का कीमत, एक पेन का कीमत कितना है, यहाँ पे 500 रुपए का बेचा, 100 पेन बेचा तो एक पेन का दाम 5 रुपया, उसको एवरेज रेवेन्यू या 5 रुपया बोलते हैं, या प्राइस बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। और मार्जिनल मैंने बताया था, इसका एग्जांपल ले लो पहले। तुम 10 पेन बेचते हो, 100 पेन बेचते हो 500 रुपए में, 101 बेचते हो, टोटल कलेक्शन होता है 506, मतलब 100 और 101 में फर्क कितना हुआ, एक पेन। सो एक पेन 100 के बाद जो 101 पेन बेचा 6 रुपए में। सो मार्जिनल में जब एक्स्ट्रा पेन बेचते हो तो जो एक्स्ट्रा कलेक्शन होता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। या तो तुम 506 माइनस 500 करो दैट इज 6 रुपया, या तो जो चेंज हुआ दोनों का 6 रुपया डिवाइडेड बाय यहाँ पे चेंज हुआ 1, मतलब 6 रुपीज। मार्जिनल यूटिलिटी था, मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है, एडवांस कंसेप्ट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रहता है, मार्जिनल प्रोडक्ट्स रहते हैं। हर जगह पे एक ही मीनिंग है, एक एक्स्ट्रा। जब एक एक्स्ट्रा वस्तु बनाते हो जो खर्चा होता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा पैसा आता है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, यूटिलिटी मिलता है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। ऐसे अलग अलग मार्जिनल के कंसेप्ट है। और यहाँ पे मैंने तुमको शॉर्ट नोट या गिव रीजंस बताया था, ये तुम्हारे सामने गिव रीजंस आ रहा है। ये टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का फर्क है। टोटल कॉस्ट एक वस्तु बनाने के लिए जो तुमको टोटल खर्चा होता है दैट इज टोटल कॉस्ट, जो आमदनी होता है दैट इज टोटल रेवेन्यू। ये डेफिनेशन है, टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे क्वांटिटी इनटू प्राइस करोगे, ये 300 रुपए का टोटल कॉस्ट और 100 इंटू 5 500 रुपया, ये टोटल रेवेन्यू, 5 रुपए एवरेज रेवेन्यू होगा। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करोगे तो टोटल रेवेन्यू होगा। गिव रीजंस क्या है, सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक, क्योंकि सीधा हिसाब है स्टॉक के अंदर सप्लाई आएगा, जितना स्टॉक है उसमें से तुम सप्लाई कर पाओगे।
सप्लाई कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, आई डू नॉट एग्री, क्योंकि वो जो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है वो डिमांड का कर्व है, वो नेगेटिव कर्व है, ये पॉजिटिव स्लोप है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे आंसर लिखोगे। सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स इक्वल टू इट्स प्रोडक्शन या रिलेटिवली इनइलास्टिक। एग्रीकल्चर या पेरिशेबल गुड्स का सप्लाई तुम बहुत कम रखोगे क्योंकि वो खराब हो जाता है। पेरिशेबल किसको बोलते हैं, एक इस्तेमाल से जो खत्म हो जाता है, तो जल्दी उसको कंज्यूम करना पड़ता है, तो उसका स्टॉक जीरो रहेगा या बहुत कम रहेगा, जो भी कीमत मिला उसमें तुम सप्लाई करोगे। कॉमन सेंस से चौथा, ड्यू टू स्पीडी ट्रांसपोर्ट सप्लाई इंक्रीजेस, यहाँ पे तुम्हारा ये भी कर सकते हो, इंक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो कि प्राइस वही है पर सप्लाई बढ़ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मदद कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बाल भर्ती ऑब्जेक्टिव्स तुमको अगले वीडियो में मिलेगा, एक बार चैप्टर में गो थ्रू कर लेना।